देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गलती की गुंजाइश खत्म, वजीर आजम की वार्निंग और पीडीएम का एहतजाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती इंडिया में। वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब से कहूँगा वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़। इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। कोई इंसाफ की तवक्को किसी से हो तो पिटीशन करे ना। पब्लिक की जाए वो तमाम नाम जो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलने गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती का एहसास कर लेना, गलती को मान लेना और फिर गलती को ना दोहराना भी बड़े इंसान और अच्छे लीडर की निशानी होती है। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कुछ गलतियों का एतराफ़ किया तो साथ ही अपने वज़रा को वार्निंग भी दी कि सब सीधे हो जाएं, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आपने एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ये कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए अब ऐसी किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ब्रॉडशीट से मुकदमा हार कर पाकिस्तान के 4.5 अरब रुपए जाया कर दिए, लेकिन इस नुकसान की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। एहतसाब के नाम पर भी ऐसी किसी गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं। अभी कल लीज के पैसे ना देने पर मलेशिया में पाकिस्तान एयरलाइन का जहाज पकड़ा गया। इस वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की खूब जग हंसाई हुई, जो हमारी खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी पर सवालिया निशान है, और अब इसमें भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम साहब, आपने खुद पीटीवी को बीबीसी बनाने का दावा किया था, लेकिन इस कौमी इदारे का चेयरमैन लगाने में आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। आपने कवानीन का ख्याल किए बगैर नईम बुखारी को चेयरमैन पीटीवी लगाया, लेकिन उनको दोबारा हटाना पड़ा। इसलिए इदारों को बेहतर करने में अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर इसी हुकूमत ने कमीशन बनाया। रिपोर्ट आई जिसमें वजीर आजम के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की मिल्स को चीनी की कीमत ऊपर नीचे करने का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन इन दोनों दोस्तों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आटे का बहरान आया, लोग ब्लैक में महंगा आटा खरीदते रहे, रोटी भी महंगी हो गई। इस बहरान की रिपोर्ट पर भी किसी को कोई सजा नहीं मिली। ऐसे बहरानों से बचने के लिए भी सजा देने में अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया था, लेकिन 2.5 साल में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अगले 2.5 सालों में लोगों को रोजगार देने में भी अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। क्या वाकई इस हुकूमत के पास अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही? प्रोग्राम में आज इस पे भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल अमजद शुएब साहब ने, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, और सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो मैंने अभी ये इंट्रो दिया है ना, इस पे मैं चाह रही हूँ कि आप सब एक एक कमेंट जरूर करें। सर, ये वजीर आजम ने अपनी काबिना को वार्निंग दे दी है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सारे वुज़रा सीधे हो जाएं और काम करें। इनको एहसास हो गया है कि कारकर्दगी के बगैर इनकी दाल नहीं गलनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, जो गलती पे गलती करे उसे ब्लंडर कहते हैं। तो आपने इतनी तफसीली चार्जशीट ले दी है कि उसके बाद मेरी बात करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं ये गलती नहीं करना चाहता। जनरल साहब, आपने जो इतनी तफसीलन गुफ्तगू कर दी है। जनरल साहब, आपके ख्याल में ये कारकर्दगी को बेहतर कर सकेंगे सर? तो ये समझता हूँ कि काबीना को कहने की गुंजाइश नहीं, उसका भी कहने की जरूरत नहीं। बहुत सारी गलतियां तो प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। जो सिलेक्शन होती है लोगों की, जिस तरह उन्होंने अपॉइंट किया, ये क्या उनकी ख्वाहिश के या उनके कहने के बगैर नईम बुखारी चले गए थे वहां पे? ये कोई भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं सर, 1 महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली महंगी है, अचानक ब्रेकडाउन हो जाता है, वजह पता ही नहीं चलती। ये अप्रूवल भी नहीं की होगी ना। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को अपने देखने चाहिए, जो फैसला बेहतर कर लेंगे 2.5 साल, फैसला साजी देखनी चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, वो गलत है। कारकर्दगी बेहतर कर लेंगे 2.5 साल में? मुश्किल लगता है। बेग साहब, लोग बहुत परेशान हैं। आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। ये जो अपोजिशन के साथ इनकी ये तू मैं और तसादुम है, आपको लगता है कि इससे ये मसाइल पे काबू पा लेंगे, हल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया पारस। बेसिकली तो जनरल साहब ने भी, भट्टी साहब ने भी जो बात की है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश वाकई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कोई गवर्नेंस अपनी बेहतर कर ले, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, और इनको अदारे की नहीं है कि पब्लिक बेचारी पे क्या गुजर रही है। ये जितने इन्होंने दावे, जितनी बातें की हैं, सबकी नफ़ी की है, और फिर कहते हैं यू टर्न जो है बड़ा अजीम लीडर लेता है। मकसद ये है कि जब आपके कोलो फेल में इतना तजाद हो, उसका रिजल्ट यही होता है जो कौम के सामने
आजकल सामने है। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जरा बाकी इश्यूज पे तफसीली बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। भट्टी साहब, ये ब्रॉडशीट वाले मामले पर आपके ख्याल में किसका कसूर है सर? हमने 4.5 अरब रुपए अदा किए हैं और आप समझते हैं कि वजीर आजम ने इस इशू के ऊपर रद्द-ए-अमल देने में थोड़ी जल्दी कर दी है? भारत मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि जो आपने एंट्रो दिया है ना, इतने खूबसूरत अल्फाजों को अपने चेन में परोया तस्बीह की तरह, इसके बाद किसी की नहली की मैं निशानदेही क्या करूं? जो बंदा गलत बयानी में पीएचडी करे, अवाम को मामू बनाने की गुंजाइश नहीं रही। अब आप यकीन करें, जो बड़े डाई हार्ड सपोर्टर थे वो भी मामू बन बन के तंग आ गए हैं। ब्रॉडशीट केस पे आपको पता है इस हुकूमत के कौन से बंदे ने जाके कितना पैसा मांगा है? ये पता नहीं। हमें सबको बेवकूफ समझते हैं, हमें अहमक समझते हैं। इन्हें नहीं पता कि कौन बंदा गया था, मूसवी से कौन मिला था, कितने % पैसे मांगे थे। करें उसकी चार्जशीट। यार कमाल है, आप पेट्रोल अपने हाथ से 10-10 दफा एक महीने में 2 दफा कीमत बढ़ाते हैं, फिर इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं कि वजीर आज़म ने दरियादिली करते हुए 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करता, 3 रुपए 30 पैसे कर दिए। यार तुम कत्ल करो कि करामत करो? अब करो क्या, मुझे बताएं। ठीक, क्या ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं? मुझे बताएं बेहतरी कहां की है, मुझे उसकी निशानदेही चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि ये जो 4.5 अरब रुपए हैं, ये सर ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में कैसे गए? आपको पता है ना कि सिफारत खानों के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें इतने पैसे नहीं होते हैं, और फिर वो अकाउंट हमारा सीज होता है, उसमें से पैसे सारे निकल जाते हैं। सर ये मूसवी को किसने बताई ये इन्फॉर्मेशन? ये आपके ख्याल में ये जो रकम की रिकवरी है, क्या बाकायदा सहूलत फराहम की गई है ब्रॉडशीट को? इस्लामाबाद में बंदा है, पिछले दिनों खरीदो फरोख्त के लिए लाहौर आया था, सहूलतकारी का उसने रोल किया, उसकी 3 मुलाकातें हुई हैं, आपने खुद बनाया। मैं को 5 सफारतकारों से बात कर चुका हूं कि इतनी बड़ी अमाउंट होती है, हर एक का था इख्तलाफ। अब घर को आग लग गई गरही के चिराग से, जिन्हें उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जरा उनकी एक इंक्वायरी करा लें। उन्हें पता चल जाएगा ये ऐसे उस अकाउंट में किस तरीके से भिजवाए गए, क्या क्या हिकमत अमली बनाई गई जी। किसी एक काम में बताएं। पेट्रोल स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, बिजली स्कैंडल आया, LMG स्कैंडल आया, किसी एक को सजा मिली? मुझे 2.5 साल में एक बंदा मोहसिन बेग साहब बताए, ये बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, एक मौजूदा इमरान खान साहब ने किसी एक को सजा दी हो, एक को। सिर्फ मैं एक मिसाल पूछ रहा हूँ। भट्टी साहब, 1 अरब डॉलर की भी जो बड़ी बात हो रही है, आपके ख्याल में सर वो किस पाकिस्तानी के हो सकते हैं, और क्या वाकई सिंगापुर के अकाउंट में कोई ट्रांसफर हुए हैं 1 अरब डॉलर? ये मूसवी जो है ना, इनको क्या संजीदगी से लेना चाहिए सर? एक भारी नुकसान पहुंचाया है कौमी खजाने को इन्होंने। देखिए, मूसवी को मैं संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन वो गिरगिट की तरह रंग बोल रहा है। लेकिन पैसा जिस तरीके से दिया गया है उसमें इस हुकूमत के लोग शामिल हैं। उन्हें पता था ये चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। उनकी तफसीली मुलाकात हुई, उनके फ्रंटमैन जाते रहे, और मैं अब जिस होटल में थे उसका बिल बता सकता हूं। ये जो पर्दा नशी है फिर चीखते हैं, आपको पता है एक पर्दा नशी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में भी बैठे हैं, जो हुकूमती वक्त मिला था ना उसमें वो भी शामिल थे, और वो हमारे मोहसिन बेग साहब है। जरा मैं इनसे पूछूंगी इस पे, लेकिन 1 अरब का बता दें सर। ये जिम्मेदार है बराबर के। अच्छा, ये मोहसिन बेग साहब जिम्मेदार है हुकूमत को लाने में। कुछ हद तक मेरी भी राय थी कि ये बंदा शायद डिलीवर करेगा। मैं अपनी गलती तस्लीम की थी आपके सामने, और आज भी कर रहा हूं। बदकिस्मती है कि हमने इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। जनरल साहब, क्या पाकिस्तान का पूरी दुनिया में वैसे तमाशा नहीं बना दिया गया? ये 21 साल से कह रहे हैं एहतसाब एहतसाब एहतसाब। सर यहाँ कुछ साबित नहीं होता कि दोबारा एहतसाब का हर कुछ अरसे के बाद कोई नया स्कैंडल सामने आता है, ऐसे होता है एहतसाब। वो देखिए मूसवी ने एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान में हंगामा मच गया पूरा। नहीं, देखिए एहतसाब तो है ही नहीं। वजह उसकी ये है कि अगर एहतसाब आपने नैप के ज़रिए कराना है तो आप देखिए कि जब मुकदमा बनता है, जब इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लेते हैं, कितना चर्चा होता है, और वो सारा आना शुरू हो जाता है कि जनाब इतने अमाउंट थी, यहाँ फलां जगह पैसा था, ये सबूत आ गए। वो अगर वो सारे पहले से मौजूद हैं और आप सारा अखबारों में दे के इतना चर्चा भी करते हैं, तो एंड पे फिर केस में किधर जाते हैं? सही। आप एक साद रफ़ीक का मसलन केस देख लें। अच्छा, अब ये देखिए कि साद रफ़ीक को चाहिए कि वो हकीकतन नैब के खिलाफ जाए अदालत में, क्योंकि जो केस फारग हुआ वो अपनी जगह पे, लेकिन जो उसको साल अंदर रखा उसका कौन जिम्मेदार है? लेकिन साथ नहीं जाएगा।
क्यों? जिस चीज को भी छोड़ा जाता है वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब अंदर से उनको पता है कि हमने किया क्या है। मैं पारस खुले लफ्ज़ों में कह देता हूं मुकमका, और तभी वो आदमी जिसको आप साल देख नहीं सकता, मुकद्दस गाय हैं वो, बेगुनाह को जेल में रखा हो, वो आके बाहर तूफान मचा देगा। जनरल साहब, ये जो ब्रॉडशीट की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक आर्मी ऑफिसर या कह लें एक हसास इदारे के ऑफिसर का नाम भी सामने आया है। सर उन्होंने भी कमीशन मांग रहे थे, कट कह लें, कुछ भी कह लें, क्या कहानी है? बिल्कुल मांगा होगा, लेकिन ये चीज है कि ये तहकीक होनी चाहिए और उस आदमी को, चूंकि वो फौज से है, इबरत का निशान बना उसका इस इल्जाम का जवाब कौन देगा? क्या मुतालिका इदारा देगा? नहीं, अगर वो सर्विंग है तो मुतलका इदारे को करना चाहिए। अगर वो सर्विंग नहीं है, सर्विंग है, नहीं मुझे नहीं पता इसका, मैंने भी इसी तरह मीडिया से सुना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सर्विंग हो तो ये आर्मी चीफ के ऊपर जिम्मेदारी है कि फौज के कवानीन जो है वो ज्यादा सख्त और आसान है, वहां पे सजा देना वो तो फौरन हो सकता है। सर अमेरिका बरतानिया में किसी हुक्मरान या किसी फौजी अफसर पे कोई इस तरह रिटन डॉक्यूमेंट में कोई गलत इल्जाम लगा दे, वो खामोश होकर बैठते? नहीं, वो देखिए जी, इनको तो पता नहीं है, ये तो तहकीकात करवानी चाहिए इमरान खान को, तहकीकात करवा के बंदा सामने लेके। देखो मुझे तो ये भी नहीं के डेलीगेशन में कौन कौन थे, ये जो गए लोग कौन कौन है, लेकिन अगर उनमें कोई आर्मी ऑफिसर मौजूद था तो आसान है काम पता करना कि कौन। एक तरफ कहते हैं कि फिर दूर रखा जाए और आप देखें दूसरी तरफ हर मामले में कहीं ना कहीं कोई चीज इनकी निकल ही आती है। इस चीज पे भी एतराज करता हूं कि जब ये सुबह शाम कहते हैं कि हम एक पेज पे, मैं ये कहता हूं कि कहने की जरूरत है क्या आप फौज की इज्जत बढ़ा रहे हैं या अपना बता रहे हैं कि जी मेरे लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग? सर जनरल मुशर्रफ ने ये मुआहदा किया था और उन्होंने ही खत्म कर दिया, तो उन्होंने भी एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया? बहुत किया। क्यों किया? मैं एक चीज बताऊं क्यों, इसलिए वो एहतसाब करने आए थे ना? नहीं देखिए जी, एहतसाब करने आए नहीं थे, मसलियत पसंदी का शिकार हो गए। मैं देखें, मैं वाज़ेह बताऊं, ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बेपनाह गलतियां की हुई थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ के साथ उनका दोनों का जाती झगड़ा था, यानी एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के पीछे ना लगते तो शायद ये काम होता ही ना। ये क्योंकि जनरल मुशर्रफ को जब इन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाया है, मेरे सामने उसने नवाज शरीफ साहब को उठा के टेलीफोन करके शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपने कॉन्फिडेंस किया, ये वो उसको वहम गुमान में भी नहीं था कि पीछे मेरे ये कर देंगे, मुझे हटा देंगे। पहले शुक्रिया ही अदा होता है। मोहसिन बेग साहब, ये जो हुकूमती वफ्द मिला था तो इसमें सर आप भी शामिल थे, तो ये 2018 अक्टूबर 2018 नहीं अगस्त में, अच्छा अगस्त 2018 में सर ये क्या बातचीत हुई है? ये मेरे दोस्त हैं, क्यूसी हैं, जफर अली क्यूसी लॉयर हैं, उन्होंने उस वक्त वो क्योंकि इमरान खान साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये जो इल गॉटन मनी है इसके लिए इंग्लैंड बेस्ड है, इज ए टॉप नॉच लॉयर, उन्होंने कहा हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप आ जाएं, मैं आपको खान साहब से मिलवा देता हूँ। उस मीटिंग में मैं भी था, जफर अली थे, उनके साथ मेरे एक और बैरिस्टर दोस्त हैं, वो भी लंदन से आए। शहजाद अकबर थे? नहीं, शहजाद अकबर तो उस वक्त उनका वजूद नहीं था। अच्छा। अलबत्ता असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी थे, परवेज खटक साहब थे, और उन्होंने अपने लॉस बताए और बताया कि इस तरीके से हम ऑपरेट करके आपकी हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन्स। और बाद में क्योंकि उनके जफर साहब के जफर अली क्यूसी के एक दोस्त हैं मिस्टर पैक्स, जिनका जिक्र भी मुसावी साहब ने किया, उन्होंने मुसावी साहब से मिलाया कि इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन अकाउंट्स हैं। अच्छा। तब जफर अली जाके उनको मिले। तो बेसिकली वो जो मुसावी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आधा झूठा है और आधा सच है। अच्छा। उन्होंने पूरा सच नहीं बोला और वो पूरे मैसेजेस भी कोट नहीं किए जो हुए हैं। लेकिन नहीं हो सका सर, वो शहजाद अकबर कह रहे हैं ठोस सबूत नहीं दे सके। नहीं, ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं, ब्रॉडशीट के सीईओ वाकई कोई सबूत मनी ट्रेल जहाँ पे बैंक अकाउंट्स थे जिनमें मनी वो कहते हैं थी, पड़ी हुई थी, या 1 बिलियन जिसका वो जिक्र करें वो नहीं था, वो झूठ था। वो हम जफर अली मांगते रहे उनसे ब्रॉडशीट से, मतलब 1 अरब हैं ही नहीं थे। मैं अगर वो होते तो वो एक अजाब डाल देता मुसावी साहब अभी तक सबूत देके कि वो किसके थे। देखें, हवा में कहना। और दूसरा जो लॉ है पारस, वो ये है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो आपने प्रूफ करना है कि वो मेरे पैसे किकबैक्स, कमीशन या करप्शन के हैं, तब आप कोर्ट ऑफ लॉ, ये नैब वाला लॉ नहीं है कि पैसे भी आप मेरे पकड़ लें और मैं ही प्रूव करता फिरूं कि जी मेरे तो पैसे सही हैं। वहाँ लॉ डिफरेंट है, वहाँ सेंस प्रिवेल करती है। और मैं आपको एक बता दूं, आप गूगल भी कर सकते हैं मुसावी साहब को, ये कन्विक्टेड आदमी हैं, इनका कोई बजायर बिजनेस नहीं है, ये हसलर बसलर होते हैं जो इस किस्म के काम करते हैं कि जी आपको। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की रियासत ने कन्विक्टेड आदमी को 4.5 अरब रुपए दे दिए। अब आप देख लीजिए, आपने भट्टी साहब से सवाल किया था ये पैसे
एम्बेसी के हाई कमीशन के कैसे? सुन लें, ये साजिश इसलिए है कि हाई कमीशन के अकाउंट में अगर जाते तो स्विस लॉ के तहत, जिनेवा कन्वेंशन के तहत आप हाई कमीशन के पैसों को टच नहीं कर सकते। ये हमारे हाई कमीशन के कमर्शियल अकाउंट में भेजे गए, कमर्शियल अकाउंट में भेजे गए तो उसने पकड़ लिए। तो बेसिकली जब पता कैसे चला कि इस अकाउंट में इतने पैसे मौजूद है? मैं आपको नवाज शरीफ के जो अटैच किए थे अपार्टमेंट्स वो दरखास्त वापस ले ली। सुन ले ना, अब हुआ ये है पारस कि जब ये जफर अली साहब के साथ मुसावी साहब नेगोशिएट कर रहे थे, जो मुझे इल्म है ये 17 से 20 मिलियन में ये अपना अकाउंट सेटल करना चाहते थे। ठीक, अब 28 मिल गए, 28 समथिंग। तो मसला ये है कि कोई ना कोई मिला हुआ है, अदरवाइज ये कौन मिला हुआ है? खबर क्या है आपकी? मैं देखें, कौन जिम्मेदार है 4.5 अरब रुपए का? देखें, किसी ने कट और कमीशन खाया, वरना कमर्शियल अकाउंट में पैसे नहीं भेजने चाहिए थे आपको। कैबिनेट और वज़ीर आज़म पूरी तरह लाइल थे इस तमाम इशू से। देखिए, नालायकी तो खैर उत्तम दर्जे की है इसमें तो कोई शक नहीं है। नालायकी का तो आप किस्सा देख लीजिए, हर चीज में LNG में देख लीजिए कि जी वो पहले ऑर्डर नहीं किया, अब ऑर्डर किया। वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के पैसे नहीं दे रहे कि जी लेट हो रहे हैं। मकसद ये कि नालायकी की इंतहा है। तहकीकात जो है वो आपको लगता है कि कोई सीरियस या संजीदगी से इस पे तहकीकात हो सकेंगी, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या NRO दे दिया जाएगा? जो दफा होता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ अपोजिशन की दुश्मनी में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी बिठा दी। $1 आप देख लें, शहजाद अकबर साहब बाहर से नहीं ला सके। भट्टी साहब, ये अभी NRO का मैंने नाम लिया, मुझे एक चीज याद आई। सर, आपको याद है कि लास्ट वीक जो हमारा शो था उसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब आप भी मौजूद थे और मोहसिन बेग साहब भी मौजूद थे, और शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात हो रही थी। आपने कहा मियां साहब से लंदन में उनकी मुलाकात हुई, और मोहसिन बेग साहब आपने ये कहा था कि मुख्तदर हलकों से उनको NRO मिला है, ECL से नाम निकला है और वो गए हैं। एक प्रोग्राम में उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया है, जरा सुन लें फिर इसका जवाब दीजिएगा। प्ले कीजिएगा जरा क्लिप। शाहिद खान साहब ने किससे NRO लिया बाहर जाने की इजाजत? खान साहब ने दी है। किस इदारे ने दिया? डायरेक्ट फोन किया। शाहिद खान ने तो सिर्फ 1 हफ्ते की इजाजत मांग, उन्होंने कहा नहीं खान साहब आप 15 दिन के लिए जाएं, ठक करके 2 हफ्ते के लिए। किसने इजाजत दी? खान साहब ने दी है। खान साहब NRO नहीं दे सकता, सबको पता है NRO किन्होंने। मोहसिन बेग साहब, एक तो वो आपको जानते नहीं है कौन मोहसिन बेग है, तो क्या वाकई नहीं जानते? और दूसरी बात ये कि वो NRO की स्पेलिंग भी कहते हैं आपको नहीं आती, तो पहले तो शायद खाकान अब्बासी को स्पेलिंग सुनाएं सर NRO की प्लीज। पारस, दो चीजें हैं, मुझे NRO के ना मतलब ना स्पेलिंग चाहिए, क्योंकि मैं इसका तलबगार नहीं हूँ। ना मेरा नाम आज से 19-20 साल पहले ब्रॉडशीट के 200 लोगों में था, ना मैं LNG स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ, ना मैंने किसी एस्टेब्लिशमेंट से बाहर जाने के लिए मिन्नतें करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और शायद खाकान अब्बासी साहब को एक मुनासिब आदमी समझता हूँ, लेकिन जब आप नेशनल TV पे आके झूठ बोलते हैं तो आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं जानता उनको। आप भी नहीं जानते? दोनों में एक नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर है ना, आप उनको जानते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अभी लंदन में थे जी, नवाज शरीफ साहब ने भी इनसे यही सवाल किया कि आपने फोन किया था ये परमिशन लेने के लिए कि मुझे 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने दिया जाए? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उन्होंने फोन किया था, काम आपका है, बाहर आपने जाना है, फोन उन्होंने किया था। तो मकसद ये है कि इनको चाहिए कि अगर आप नेशनल TV पे आते हैं भट्टी साहब तो सच बोले। ओके भट्टी साहब, आप बात भी कीजिए और मुझे बताएं, इतना आसान है यहाँ पे ECL में से नाम निकलवाना कि वजारत दाखिला को एक खत लिख दो और उसके बाद नाम निकल आता है सर एक दफा के लिए? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। मैं शाहिद खान अब्बासी साहब की जो तालीम उन्होंने हासिल की, अल्लाह मुझे या मोहसिन बेग को वो तालीम ना दे, हमें उसको स्पेल नहीं करना मनी लॉन्ड्रिंग को। अल्लाह ताला उन्हें ही ये निज़ाम दे। करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने बनाया, मैंने तो नहीं बनाए। मेरे लिए तो नजायज पैसा सुअर का गोश्त है, मैं वो तालीम नहीं चाहता। शाहिद खान अब्बासी साहब से कहें, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने कितने नाम ECL में निकाले हैं? आज तक मुझे आए मेरे साथ करे मुनाजरा, मैं उसको उनको बताऊंगा कि उन्होंने कहां से कमीशन लिया। ये क्या बात बनाई हुई है कि एक साफी बात करे, उसकी करैक्टर असैसिनेशन आप शुरू कर देते हैं, आप अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, करप्शन आप करते हैं। आपका नाम ECL में था, इमरान खान आपको रेस्ट करना चाह रहा है, आपके नाम नैब में चल रहे हैं, आपका भाई या बेनोई अमेरिका में है,
लंदन में तो 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है, आप लंदन लेने क्या गए? वो कहते हैं नहीं गया, मुझे नहीं, इसकी समझ लंदन नहीं में आई। वो कहते हैं मुलाकात नहीं की मैंने, मुलाकात नहीं हुई। नहीं। भट्टी साहब एक सेकंड देंगे मुझे? यार अगर भट्टी साहब एक सेकंड, बेसिकली देखें, इन्होंने जब ये हमने स्टोरी भी की थी ऑनलाइन से, और इन्होंने मेरे एडिटर को फोन करके कहा कि यार आपने स्टोरी कर दी है, मैंने एप्लीकेशन 4 महीने या 3 महीने पहले दी थी जी, तो 3 महीने बहुत से लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, किसी पे काम नहीं होता। इन्होंने खुद फोन किया, फिर बाद में झूठ बोल रहे हैं 1 हफ्ते में इनका काम हो गया और ये चले गए। जी भट्टी साहब, अब जो लंदन में इन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि मुझे उन्होंने वहां मैं एक चैलेंज करता हूं दोबारा, शाहिद हकान अब्बासी अपनी प्राइम मिनिस्टर ओहदे के दौरान बता दें कितने लोगों के उन्होंने जो रूटीन में लेटर आया, वो इधर तो रूटीन में एक अफसर आम डाक नहीं निकालता, इतना झूठ बोले। अगर किसी दिन मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट आ गया कि झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो, बहुत सारे लोग मीडिया पे आएंगे ही नहीं। अल्लाह करे ऐसा हाल आ जाए, उसका मुंह बंदर की तरह बनना शुरू हो जाए जो भी झूठ बोले। अच्छा, दूसरा साफियों के भी हो जाएंगे बहुत सारे। लंदन में नवाज शरीफ सबसे मिले, साफियों के सबसे पहले हो, सबसे पहले आला साफियों पे लगना चाहिए। मैं इन सबको तो पहले पे अपने आप को। अच्छा, शाहिद हकान अब्बासी सब मिले नवाज शरीफ को मिले, अमेरिका गए, वरना कोई होशमंद आदमी बताए जिसका अमेरिका का वीजा हो, जब क्वारंटाइन हो, लंदन टोटली शट डाउन हो, बंद हो, उधर करने क्या गया। और दूसरा, शाहिद हकान अब्बासी साहब को कहें कि जिस बंदे को आप पिछले हफ्ते फिर मिले हैं कि जनाब मैं मियां साहब को बनाया हूं, इस बात पे भी इख्तलाफ करते हैं, क्या उन्होंने नवाज शरीफ को यह लफ्ज नहीं कहा कि सर थोड़ा सा अगर हम लीनियंट हो तो मामला ठीक हो सकते हैं? ये कहाँ मुलाकातें कर रहे हैं? क्या वो जू था, बंदर देखने गए थे? क्या पहलियों में खबरें दे रहे हैं? नवाज इसहाक डार के करीबी दोस्त है, इसहाक डार साहब के करीबी दोस्त है, उधर गए, ये भी आए, ठीक है। अब ये कितने फुट के फासले पे रहे मुझे नहीं पता। इन्होंने क्या बात की? हाँ, बातें मैं जानता हूं, इन्होंने पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि जी आप पे तो बहुत ज्यादा सख्ती है, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे भेजा उन्होंने ही आपके लिए पैगाम भेजा, जिन्होंने मेरा नाम ईसीएल से निकलवाया है। अब शायद सब इससे भी इनकार कर दें, वो हुकाक में। बड़ी साहब, मैंने ना 2-3 खबरें आपसे और पूछनी है, लेकिन जो अभी आपने बात की मैं जनरल साहब से सिर्फ इसका जवाब ले लूं। सर, DGISPR तो कहते हैं कि हमारा फौज का किसी जमात के साथ कोई राब्ता नहीं है, हम सियासत से बहुत दूर हैं, तो फिर ये क्या है? नहीं, देखिए बात ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ है ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है, किसी के पास कोई इसका सबूत शवाहिद, ये बात कर रहे हैं बेग साहब, या इन चीज़ों को डिसोन कर देंगे। द पॉइंट इज कि जब तक कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड ना हो, बड़ा आसान है। लेकिन पारस, जनरल साहब को मैं काट रहा हूँ, बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि फौज सेपरेट आइडेंटिटी है, फौज वाकई इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उनका एक काम भी है, उनकी बाकी जो ड्यूटी है उसमें एक पार्ट ये भी है, और ये बहुत अरसे से है। अगर आप ये कहें कि जी हमारे पॉलिटिशियन उनसे राब्ता नहीं करते, जैसे कि ये कहते हैं बाहर आके, मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने कहा, वो मुझे पता है, मरियम बीबी ने कहा कि कोई इनसे इंडिविजुअली राब्ता नहीं करेगा, लेकिन वो मियां साहब ने पाबंदी लगाई थी, फिर भी किए जा रहे हैं। तो ये जो सियासतदान हैं यही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने में बड़े खुश होते हैं या बड़े जज्बे से मिलते हैं? बड़े खुश होते हैं, मिलते करते हैं, सिफारिशें करते हैं, मिलते हैं, बाहर निकल के मुकर भी जाते हैं। दूसरी तरफ से रिस्पांस कैसा होता है? वो भी तो वेलकम करते होंगे। नहीं, देखिए उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए जी सर, ड्यूटी है ना जी। 30 सेकंड जी। आप तीनों गेस्ट, बेग साहब मोहतरम, जनरल शुएब साहब, आप दिल पे हाथ रख के कह दें ये हम अदारों से नहीं मिलते, या ये बात जो हम कह रहे हैं सारा तो मिलते होंगे, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहना आपने। दूसरा, राना तनवीर जो APC के है, एक अहम तरीन के, अच्छा सुन ले, राना तनवीर एक और सेनेटर चंद दिन पहले अहम तरीन के सुसर को मिले हैं, उधर क्या लफ्ज हुए, उधर फिर एक राना शमीम अहमद ने भी पहुंचे। मैं वो लफ्ज अरब बता दूं, खुदा का वास्ता हमें ना गुमराह करे, हम ठीक है सबूत नहीं होते इन चीजों के, मैं किसी के घर गया हूं, मिल के आया हूं, तो रिटर्न थोड़ा लिखूंगा। ECL से नाम निकालना क्या इन्हें कहे कि आम आदमी को इमिग्रेशन वाला तो उल्टा के बाहर मारता है, वो ECL में किसी आम आदमी का नाम हो, पूरी जिंदगी लग जाती है ECL में से नाम निकालने का क्या हुआ? भट्टी साहब, आपने एक सेकंड, अच्छा, इस मुल्क में नवाज शरीफ के अलावा पारस
नवाज शरीफ के अलावा मुझे एक मुजरम 1947 से लेके आज तक बनाए जो बैरून मुल्क गया हो जिसको सजा दी हो, एक मुजरम। जैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं ये कह रहा था मेरी वजह से क्या होगा, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का हारम मीत भट्टी का गलत प्रोपेगेंडा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये काम जरूर है कि मुल्क में इस वक्त कन्फ्रंटेशन और इसका टेम्परेचर कम करें। ये कर रहे हैं वो, उनको बिठाना चाहिए इनको, जब इनको सब मानते हैं तो टेबल पे बिठाएं, डायलॉग कराएं। नहीं, इस तरह डायलॉग किससे, डायलॉग तो हो ही नहीं सकता इन चीज़ों पे। जब आपका मतलब पीडीएम है, पीडीएम का अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि इस हुकूमत को हमने निकालना है क्योंकि इलेक्शन रिग्ड है, तो क्या हुकूमत इस पे बात करेगी उनसे? बात तो इस पे हो सकती है ना, क्योंकि आपका कोई कॉमन ग्राउंड हो, कोई ऐसा एजेंडा हो, और वो तो है ही नहीं, वो इन चीजों में नहीं है। लेकिन हमें समझ ये नहीं आता कि इस वक्त में अगर ऑपोजिशन कह रही है कि इस हुकूमत को गिराएं और मियां साहब लंदन से बैठ के फौजी क़यादत से हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके आपस में राब्ते ना हो? पीपल्स पार्टी खुल के कहती है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, हमारे दोस्त बैठे होंगे, बिल्कुल होंगे इस तरह के राब्ते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे अभी एनआरओ वाली किस्सा आया, जुबैर जाता रहे, जो मोहम्मद जुबैर जाते रहे उनके पास, उनको यही कहा गया कि देखिए आप अदालतों में जाके ये सेटल करें, राब्ते करते हैं। मैं रहा हूं डीएमआई, मुझे पता है कि ये मतलब आपके पास आके 5-5 मिनट मांग के लोग खुश होते हैं। सर उनको पता है ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारी ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ताकत तो चाहे वो बंदा ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो देखता ही नहीं की तरफ है, और ये भी मायूस नहीं करते। इस मुल्क में कोई कह दे कि मुझसे क्या फायदा मिला उससे, मैं बता सकता हूं कि मुझे कौन कौन मिला आके, लेकिन उनसे ये जाके कोई पूछे कि मुझसे कोई फायदा मिला उन्हें, नहीं दे सकते। यहाँ पे अभी जब ये इलेक्शन होने थे, जब उससे पहले, काफी पहले, आप कह लीजिए कि कुछ 2-3 महीने पहले, मुझे बाज लोगों ने कांटेक्ट किया कि जनाब हमें बताएं आगे क्या होने जा रहा है, ताकि अगर पार्टी बदलनी है तो बदल ले इस वक्त। अच्छा, आप इमेजिन करें पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन लड़, उसमें बात खवातीन भी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे नहीं पता है कि हम पार्ट ब्रेकर हैं। आप ये काम नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों को टेलीफोन पे कहा गया बच्चे खबरदार उधर जाओ, लेफ्ट और नो, आप ये काम नहीं करते थे। ये तो होता ही रहता है भट्टी साहब, कह रहे हैं आपने एक बात की, ये काम नहीं होता। जनरल साहब आप ये फरमा दे। देखिए बात यह है कि इसको भी पंजाब कैसे बना, इसको भी मैंने अवारी होटल से कितनी दूर पे जनूबी पंजाब बना। देखिए बात यह है कि इसको भी सिलेक्टिव बेसिस पे ले लें। जहां मिसाल के तौर पे इन्होंने बात की, मुझे पता है वहां उस इंडिविजुअल ने कहा जी मैंने नहीं पार्टी बदलनी, चाहे जो करना कर लें, नहीं चेंज करना। ख्याल में क्या राब्ते हैं इस वक्त में बड़े घर के साथ इन सबके, या फिर इस वक्त जो मुक्तदर हल्के उन्होंने डिसाइड कर लिया अब हमने नहीं बोलना इनके मामले में? नहीं राब्ते हैं। नहीं पारस अमजद बेग मोसर बेग मेरे बड़े भाई है, मारना लेके इन्हें इस बात का तो पता है। एक आदमी ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं बदलनी, इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि उन्हें कहा जाता रहा है। कहा है, ये कह रहा हूं कि कहा है। इसमें भट्टी साहब कोई शक नहीं है। देखें हमारे जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनकी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी पे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन उनका एक जॉब है जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ राब्ते जरूरी हैं। हमारे साथ भी हैं, जर्नलिस्टों के साथ भी हैं, उनकी एक जॉब है, उन्होंने इंफॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव गैदर करनी है, उन्होंने अपनी पल्स देनी है अपने अदारों को, सरकार को, और सब जगह। आपको लगता है कि बात अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन तक रहे तो फिर तो किसी को भी कोई मसला नहीं है ना, फिर वाकई मसला नहीं है। क्या बात आगे निकलती है? आगे निकलती है। और देखें जब आप उनको इस लेवल तक इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर आप उनका कसूर नहीं है, नेचुरली वो फिर अपना इन्फ्लुएंस जरूर डालते हैं, क्योंकि आप उनको इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनकी लेके आ जाते हैं। और सब सर अब ये वज़ीर आज़म कहते हैं कि पीडीएम चाहती है कि जनरल बाजवा हुकूमत हटा दे मेरी, और अगर हुकूमत को नहीं हटाएंगे तो फौज जनरल बाजवा को हटा दे। क्या वाकई पीडीएम ये चाहती है, यही मुतालबा है उनका? वो तो कहते हैं कि इदारे हट जाएं इनके पीछे से। देखें पीडीएम का जो बेसिक इशू है, अब खान साहब जो हैं उन्होंने फौज का इतना नाम लिया, एस्टेब्लिशमेंट का इतना नाम लिया कि लोगों को ये लगा कि ये वाकई उससे एक लफ्ज निकला सिलेक्टेड का, और वो बजाय वो समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हूं कि जी मेरी बैक पे फौज है, आप फौज को बदनाम कर रहे हैं। खान साहब ने फौज को उस तरीके से और उन लोगों को डिफेंड नहीं किया पीटीआई ने। ये मजे में थे कि उन दोनों की लड़ाई हो जाए, हम आराम से बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रियासत के अदारे हैं, तरीकाकार है। आपने बदनाम ज्यादा करवाया। आप देखिए नवाज शरीफ का देखें, नहीं मैं भी मिलता हूँ, आप भी मिलेंगे, मेरे अदारे हैं, फौज मेरी है, मेरा मुल्क है, मैं 1000 दफा मिलूंगा। लेकिन किसी ताकत का गलत इस्तेमाल से किसी पे अपनी राय मुसल्लत करना, जन साहब इसका जवाब दे मैं ब्रेक लूं, फिर वो गलत है। जी सर, मैं भी करूं या कोई भी करे। जी
देखिए बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि आप किसी पे मुसल्लत करें। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक जगह का मैं कह रहा हूँ, कल मैं उससे पूछूं तो इंडिविजुअल कहेगा जी मुझे ऊपर से तो कोई हुक्म नहीं था, मैंने तो खुद किया अपने लिए, मेरा फलां बंदा जानने वाला, मैं उसकी हेल्प करने के लिए कर रहा था। फौज में ऐसा होता है? हो सकता है। देखिए इंडिविजुअल्स के फिर आप फौज को तो सेपरेट करें। इस स्टेज के ऊपर अगर फौज को बदनाम करें, फौज के अंदर उसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन होता है, बहुत रिएक्शन। तो फौज का इंटरेस्ट ये होगा कि इस वक्त इसको पारे को डाउन करें। हम तो पहले दो साइड पे कमिटेड हैं और ये चीजें जो है ये पिकअप कर जाती है बाहर आपका दुश्मन सोशल मीडिया पे वो चलाना शुरू कर देता है, ये स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो ये नहीं है कि आप अपने मकसद के लिए कुछ कर रहे हैं, वहां पे आपको ओवरऑल एक जरूरत है कि आपने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को कैसे चलाना है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। भट्टी साहब, आपने कुछ खबरें दी हैं सर। आप कहते हैं कि इस्लामाबाद में कोई शख्सियत आकर बैठी हुई है जो कि सेनेट इलेक्शन के लिए खरीदो फरोख्त कर रही है। ये शख्सियत कौन है भट्टी साहब, और ये किस जमात के लिए ये वोट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है? इस्लामाबाद से लाहौर आके बैठी रही लोगों को बुलाया गया और ये लफ्ज कहे गए जितने पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए, पैसों की कोई परवाह ना करे। बज़ाहिर वो इतना अमीर कबीर नहीं है, लेकिन आजकल वो मोटी हिसाबी है, गेंडे से ज्यादा उनका वजन हो चुका है। मैं ये मुहावरतन कह रहा हूँ, इन्वेस्टर उनके पास बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। कुछ ये बड़े लोग ना तो अपना बुहार किसी को नहीं देते, ये तो अब असामियों को पकड़ते हैं। नाम क्या है? तो तेरा केस आजकल नैब तेरा बड़ा पूछ रहा था, नाम बेग साहब को पता है, नाम छोड़े, इस हमाम में बड़ा कुछ हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं नाम बताइए। मैं खबरें दे रहा हूं कि मीडिया उस तरह आजाद नहीं है जिस तरह कहा जाता है। हमें प्रेशराइज कुछ लोगों को, कुछ अल्लाह, लेकिन जहां तक आप नहीं कह रहे हैं ना कि फौज से मैं मिलता हूं, मेरा फखर है, मेरी फौज है, लेकिन किसी को दबाना नहीं चाहिए। राइट, लेकिन आपको अपनी राय का हक है। हाँ, मुझे मुल्की सलामती के इदारों का एहतराम करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जब मौलाना फजलुर रहमान जैसा आदमी तो ये नाम जो है इतनी फजूलियात ऐसा नाम और है? उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई न कर। ये नाम ऐसा है कि कोई खतरा लाहक? ये नाम अक्सर सुना है, आप आजकल अक्सर टीवी पे सुनती हैं, आप अक्सर टीवी पे नाम तो मैं बहुत सारे सुनती हूं। एक ऐसा बंदा है जिसको नैब ने 3 दफा बुलाया और नवाज शरीफ ने उसको कहा मैं इसको सेनेट बना देता हूं। एक ऐसा बंदा है जो ब्रिटिश नेशनल है, नवाज शरीफ साहब ने उसको भी ऑफर किया मैं पंजाब से आपको बना देता हूं, लेकिन वो आजकल बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है क्योंकि वो सऊदी अरब में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। तो शहबाज शरीफ इसीलिए नाराज हैं कि इसको सेनेटर नहीं बनाना, क्योंकि इसका ताल्लुक ना पंजाब से है और ना ही सियासत से कोई वास्ता है। शहबाज शरीफ साहब को मैं एक खबर दे दूं 30 सेकंड की। आज शहबाज शरीफ साहब का केस था जी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में मरियम नवाज उनको मिलने गई। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें टोटल इग्नोर किया। 9:30 बजे वो गए, फिर शहबाज अक्सर कोर्ट में ना आधा घंटा वो दोबारा रोस्टर पर चले गए जी, फिर आए वापस। वो और हमजा वर्करों से बात कर ले रहे, मरियम को प्यार जरूर दिया है, मरियम 3 दफा बात करना चाहिए, उन्होंने नहीं की और उन्होंने जैमर लगा दिया, वरना शहबाज शरीफ 2-2 घंटे कोर्ट में टेलीफोन करते हैं। आज की बात बता रहा हूं, आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज साहब ने कहा मैंने 100 अरब बचाया, उन्होंने कहा मुझे ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से करे। तो ये तो है, मरियम को आज उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर किया, इग्नोर किया। जो अदालत में गया हुआ था पेशी में पूछ ले। राइट अच्छा सर, आप ये मानते हैं, भी आपने सेनेट की बात की, आप ये मानते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त हो रही है, तो इसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? चूंकि कहा जा रहा है फेयर एंड फ्री हुए भट्टी साहब, तो 28 सीट सेनेट में ले जाएगी पीटीआई। देखिए, इलेक्शन तो फेयर ना कभी हुए ना होंगे, तो पीटीआई के कुछ लोग बड़े भारी रकम लेके बैग लेके आ जा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। बदकिस्मती ये है कि हम बुराई लोगों की ढूंढते हैं, अपने अंदर अच्छाइयां पैदा नहीं करते। काश अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने आप किसी पे वो तनकीद करें जो बुराई खुद में ना हो। ये भट्टी साहब, सिंध असेंबली में भी पीपल्स पार्टी ने कुछ पीटीआई के एमपीएस को खरीदा है, कुछ खबरें आ रही हैं ये भी। नहीं, सिंध और बलोचिस्तान में तो ये रस्म आम है। खुद केपीके में इमरान खान साहब ने 18 बंदे निकाले थे। इमरान खान साहब अपोजिशन की मुखालफत में नहीं गए, उन्हें अब भी खौफ है कि उनके कुछ लोगों को पीटीआई वोट नहीं देना जा रही, इसलिए गया। वरना जब आप जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था, उस वक्त कहते थे शो ऑफ हैंड। अगर इतने ही कानून की हुक्मरानी यकीन है, मैं तो जिंदा मिसाल दे दिया दोनों मेहमानों से। अच्छा भट्टी साहब, सुना है मौलाना फजल रहमान भी तैयार हो गए हैं सेनेट इलेक्शंस के लिए, क्या खबरें? मौलाना फजल रहमान उससे पहले मेहमान बन जाएंगे।
जनरल साहब क्या वाकई उससे पहले मेहमान बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये लॉन्ग मार्च का भी फैसला करेंगे, आया इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी, और DGISP आने का रावलपिंडी आना बनता नहीं है, आए तो चाय पानी पिला देंगे सर, तो नौबत यहाँ तक आ सकती है वैसे? मेरा ख्याल है कि मौलाना ने एक मैसेज ही दिया है, इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वहाँ पे लोग उनको कन्फ्रंट करेंगे। ज़ाती ख्वाहिश लगती है, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में ये चीज़ें आसान नहीं है। पेशावर या उधर तो वो शायद कर सकते थे, यहाँ इतना शायद ना हो, यहाँ पे प्रेशर उनके ऊपर दूसरी तरफ से भी आए। अगर चले गए तो वो चाय दोस्ताना होगी, दोस्ताना चाय पिलाई जाएगी, या वो अभिनंदन वाली चाय भी हो सकती है सर? क्योंकि जारहाना देखें उनका रवैया तो है मौलाना का भी, और मुझे मेरा तो ख्याल यही है कि दोस्ताना ही चाय होगी, और उनको क्या करना किसी नहीं पारस मैं बता दूं, वो अभिनंदन से तो पांव पे चल के गया था चाय पी के, वो चाय पी के कोई पांव पे चल के नहीं जा सकेगा। जिसका इशारा किया गया चाय का, अभिनंदन तो चल के गया था पांव पे, आपने बॉर्डर पे देखा होगा जब हवाले किया है, लेकिन पिंडी जाने वाले को जो चाय का इशारा किया गया, वो चाय पी के वो बंदा 5-7 दिन चल नहीं सकेगा। ये नौबत आ सकती है बेग साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक बहुत मौलाना साहब बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव गेम खेलते हैं, वो इससे पीछे हट गए। बेसिकली वो अकेले नहीं है इस डिसीजन में, पूरी PDM है, पूरी PDM जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। मैं ये समझता हूँ बिलावल नहीं कर उनको, नहीं बिलावल के अलावा देखें अभी तो डिसीजन नहीं हुआ, वो उन्होंने एक बात कर दी, वो बात उन्होंने जिनको मैसेज देना था दे दिया। मकसद ये है कि वो कभी ये इस तरीके के जाके GHQ के सामने पिंडी में कोई मुजाहरा करे या धरना दे, वो नहीं अफोर्ड करते, और करना भी नहीं चाहिए। हमारे रियासत का एक अदारा है, आप तरीके से ही चलते हैं। सवाल कर लूं कि नहीं, अगर आप इजाजत दें सर कर लें जल्दी से, फिर मैं भी कर लूं, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। अच्छा, सिर्फ आधा सेकंड का सवाल दोनों मेहमानों से, अगर वो GHQ के बाहर जो कि नाकायद नामुनासिब है जाते हैं तो उनको चाय अभिनंदन से अच्छी मिलेगी या बुरी? उन्होंने पिज़्ज़े का खुद मुतालबा किया था, लिहाजा वो तो होगा ही होगा। मेरा अपना ख्याल है कि हलवा भी साथ होगा। हलवा भी होगा बिल्कुल। सर ये चाय बेहतर होगी, जा सकते हैं मामला तसादुम की तरफ जा सकते हैं, उससे पहले ही डायलॉग हो जाएगा। देखिए डायलॉग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बैकडोर चैनल्स पे सारों से राब्ते हैं, हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग पे बात कर लेते हैं, टाइम थोड़ा है। फॉरेन फंडिंग को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली PTI की बात करूँ तो? देखिए PTI ने एडमिट तो कर लिया है जो कि ये हमारे एजेंट्स की गलती थी। 23 अकाउंट जो हैं उनमें नेचुरली बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी है। अगर इलेक्शन कमीशन इस पे डिसीजन करती है तो PTI उड़ जाएगी। सर उन्होंने एजेंट्स पे डाल दिया, उन्होंने कहा हमारे फॉरेन एजेंट्स देखें, एजेंट्स तो कुछ एजेंट्स जिम्मेदार नहीं होता, और जो ये एजेंट्स कह रहे हैं वो PTI के अपने ऑफिसेज हैं। ओके, ठीक है जी, जेली ऑफिसेज हैं इंटरनेशनल में। तो बात ये है कि अगर तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद फैसला करता है तो PTI गई, अगर वो कोई और फैसला देते हैं तो नेचुरली ये जो इनके बाबर साहब हैं या अपोनेंट्स हैं, ये नेचुरली हायर कोर्ट्स में जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे, तो खतरा PTI के लिए बहरहाल मौजूद है। इसी पे जरा आप दोनों से भी बात करें, फॉरेन फंडिंग केस गले पड़ सकता है PTI के? जी पड़ सकता है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये अपना टाइम पूरा कर जाएंगे, निकाल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये अगर चैलेंज होता है अदालतों में तो वहाँ लंबा वक्त लग जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है सर, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है, सोर्सेज क्या हैं? मेरा अपना अंदाजा है कि PTI में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइन्यूटली नहीं देखी गई, और यहाँ पे सतही किस्म का काम हुआ है, और शायद ये इतने मेटिकुलस नहीं है अपने काम में। तो ये इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM जो एहतजाज कर रही है, ये अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए कर रही है, फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर 19 को लाज़मन उनकी नज़र में तो यही है कि ये इनको डिस्क्वालीफाई अगर तो लॉ को देखा जाए तो PTI के खिलाफ फैसला आएगा। 40,000 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भट्टी साहब, फॉरेन फंडिंग केस किधर जाता हुआ देख रहे हैं सर आप? मैंने उसको पर्सनल कवर किया है। अगर वो मेरिट पे फैसला आता है तो PTM के लिए सबसे बुरी तरीन बदतरीन खबर होगी। मेरी ये राय है, यकीनन अदालतें फैसला इंडिपेंडेंट PDM के लिए या PTI के लिए? मुझे पता है, फॉर अब भी PTI मुझे अब भी पता है वहां फंडिंग कैसे हो रही है और कौन कौन बंदा शामिल है। जिसको उधर भी कोई सवाल करे तो उसकी रुकनीयत खत्म कर दी जाती है बैरून मुल्क भी। ये एक बहुत बड़ा जाल है।
अगर ये खुल गया तो बचेगा कोई नहीं। राइट। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे बताएं कि हुकूमत में भी सब कुछ ठीक चल रहा है सर? अभी आपने खबर ये भी दी कि नदीम बाबर के खिलाफ वजीर आजम को जो है कुछ सबूत दे दिए गए हैं। नदीम अफजल चंद और जो ताबिश गौर हैं वो वैसे ही मुस्ताफी हो चुके हैं, इनके इत्तेहादी भी नाराज हैं। तो ये हुकूमत क्या अपने वजन पे नीचे आ रही है भट्टी साहब? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हुकूमत को अपने आप से चैलेंज है। अपनी नाकस कारकर्दगी से नदीम बाबर की करप्शन के केस उन्हीं के अदारे ने इमरान खान के हवाले कर दिए हैं, 2 वुज़रा एक एडवाइजर ने भी कर दिए हैं। अब इमरान साहब फैसला क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर उन्हें बता दिया गया है इनकी वजह से इतने खरबों रुपए का नुकसान हुआ। खान साहब को तो लगता है आजकल सभी ब्लैकमेल कर रहे हैं भट्टी साहब, वो क्या पाकिस्तान में ये ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया है? ब्लैकमेल नहीं, अपनी चॉइस है आपकी। अगर आप अपनी गलत आदमी को लेके आएंगे, शाहिद खान अब्बासी और वो जो सलीम मांडवी वाला है उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को ये हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या सबको हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये को ब्लैकमेल थोड़ा कर रहे हैं, चेयरमैन अपनी गेम खेल रहे हैं। क्या उसको पता नहीं है कि ये जो फैसले जिनमें देखें 10-10 साल से तो केसेस लटके हुए हैं वहां पे, क्यों नहीं एक्सपेडिट करवाते? जिनके भी केसेस, जिनके आप देख लें, यूसुफ गिलानी का केस है, डॉक्टर आसिम का केस है, शजील मेमन, ये वो को पूछता ही नहीं, तो नैब नहीं काम करना ना। सर एक आखिरी बात, ये फैसल वाडा का भी केस चल रहा है और इन पे ड्यूल नेशनल होने का इल्जाम है, दोहरी शहरियत का। तो ये 16 हेयरिंग्स हो चुकी हैं इनकी अभी तक, मतलब 16 मरतबा इनको जवाब देने का मौका दिया गया है। कोई ऑपोजिशन का होता उसको उतना देते मौका नहीं देते, लेकिन देखें वो बार बार लॉयर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ लॉयर्स की भी बड़ी गेम है। ठीक, जो लॉयर वाडा साहब चेंज करते हैं वो कहता है मुझे मोहलत चाहिए। अब ये लास्ट, शायद आई होप कि लास्ट मोहलत कोर्ट ने उनको दी है कि आप जवाब जमा कराएं। जवाब उनके पास है नहीं, वरना 16 पेशियां 1 साल शुरू में हो जाता। तो ऐसे कब तक बचते रहेंगे फिर? मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ लॉ में बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक, जब तक आप अपने कोर्ट्स और लॉज को बेहतर नहीं करेंगे, ये मुल्क फैसल वाडा और फॉरेन फंडिंग, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरा हो सकता है सर, या चाय की प्याली में तूफान है? नहीं, खतरा तो मौजूद है। अगर आप देखिए उनके पास जवाब होता वाडा साहब के पास, तो वो पहले दिन जमा करवा के क्लियर करते। क्यों इतना? लेकिन वो एक आदमी है, उन्होंने 5-6 अपने लॉयर्स चेंज किए हैं। इसी तरह फॉरेन फंडिंग 6 साल से केस चल रहा है। जी ठीक। अब इन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारा नहीं, एजेंट्स का कसूर है। ऐसा नहीं होता, आपने वो पैसा जो बाहर से आया इस्तेमाल किया, आपने वापस तो नहीं किया। आपने, अगर आपको पता चल गया था तो आप वो पैसा राइट अवे वापस करते और उनकी मेंबरशिप कैंसिल करते। तो आपने वो पैसा इस्तेमाल किया अनटिल के किसी ने पॉइंट आउट किया जो कि आपका घर का बेदी था और वो उसको परसू कर रहा है। तो अब मसला आ रहा है कि अब सारी मनूवरिंग हो रही है कि ये फैसला उनके खिलाफ। भट्टी साहब लास्ट कमेंट, 1 लाइनर, क्या ये दोनों केसेस पीटीआई के लिए खतरनाक हो सकते हैं, फैसल वाडा के केस समेत? फॉरेन फंडिंग केस बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें बहुत सारे हकायक आ चुके हैं और वजीर आजम को उनके आईनी माहिरीन ने कह भी दिया है कि अगर ये फैसला मेरिट में आता है तो पीटीआई मुश्किलात का बहुत ज्यादा शिकार हो जाएगी। ठीक है सर, पता नहीं किस हद तक फैसला जा सकता है। राइट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब और मौसम बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस नाज़िर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।